दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और इसमें क्या कह रहे हैं, द डायग्राम शोज़ टू वेज ऑफ हैंगिंग द सेम पिक्चर. In both cases, a string is attached to the same point on the picture and looped symmetrically over a nail in a wall. सेम पिक्चर है, डायग्राम 1 में उन्होंने उसे हैंग किया हुआ है और फिर डायग्राम 2 में भी उसी पिक्चर को हैंग किया. बट आप देख सकते हैं कि डायग्राम 1 में शॉर्टर स्ट्रिंग है. आपको ये देखें जी, ये शॉर्टर स्ट्रिंग है और डायग्राम 2 में लॉन्गर स्ट्रिंग है, इस तरह से करके. और एक जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, द फोर्सेस शोन आर दोज दैट एक्ट ऑन द नेल. यानी ये वाली फोर्स, ये वाली और ये फोर्स नेल पर, यहाँ दरमियान में नेल है उस पर एक्ट कर रही है. सिमिलरली T1 टेंशन फोर्सेस और R1 जो है ये भी यहाँ पर इस नेल पर एक्ट कर रही हैं, जो आपको नज़र आ रही है. अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेल पर जो टेंशन फोर्स एक्ट कर रही है वो आप देख सकते हैं, उसकी डायरेक्शन यूँ है. मैं हमेशा कहती होती हूँ कि जो टेंशन है वो डिपेंड करती है किस पे, ऑब्जेक्ट पे. मसलन आपने यहाँ पे एक पेंडुलम है वो हैंग किया हुआ है, तो पेंडुलम के लिए टेंशन फोर्स इस तरह से होगी अवे फ्रॉम द पेंडुलम. और अगर मैं कहूँ कि सीलिंग के लिए बात की जाए तो टेंशन फोर्स इस तरह से होगी अवे फ्रॉम द सीलिंग. टेंशन फोर्स डिपेंड करती है कि आप ऑब्जेक्ट कौन सा ले रहे हैं. तो इसी तरह से बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर नेल के लिए जो टेंशन फोर्स है वो देखें अवे फ्रॉम द नेल है. और अगर मैं पिक्चर पे एक्ट करने वाली फोर्सेस की बात करूँ तो ये देखें जी, टेंशन फोर्स फॉर द पिक्चर वो इस तरह से होगी, यस, अवे फ्रॉम द पिक्चर. और पिक्चर पे एक्ट करने वाली एक और फोर्स है वो वेट W है. ठीक है, तो यहाँ मैं ये जो दरमियान का एंगल है जो आप देख सकते हैं कि डायग्राम 1 के कंपैरिजन में वो वाला जो एंगल है दरमियान वाला वो छोटा है, कम है. और ग्रीन वाली जो एंगल है डायग्राम 1 में दैट इज़ लार्जर एंगल. तो मैं इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड कर देती हूँ इस तरह से. और ये वाला एंगल θ1 है और ये वाला एंगल θ2 है. ठीक है जी, बल्कि यहाँ पर मैं एक चीज़ अमेंडमेंट करूँगी ताकि ये है कि हमारी चीज़ें सिमिलर रहें. लेट्स से कि ये T2 है तो ये एंगल θ2 है, दोनों एंगल बराबर होंगे. और याद रहे कि θ2 की वैल्यू यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे ये θ1 है उससे कम है. θ2 इज़ लेस देन θ1. ठीक है जी, तो अब हम टेंशन T2 को डिकम्पोज कर रहे हैं. तो ये वाला एंगल जो होगा दैट विल बी θ2 और ये आ जाएगा जी T2 cos ऑफ θ2. इसी तरह यहाँ पर भी ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा θ2 और ये भी T2 cos ऑफ θ2 हो गया. तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि वर्टिकल में 3 फोर्सेस आ गई. 2 T2 cos थीटाज हैं, T2 cos θ2 2 हैं, तो एडअप हो जाएंगे और W के इक्वल आ जाएंगे. जबकि ये वाली जो वर्टिकल फोर्स बनेगी T2 sin थीटा, सॉरी दिस इज़ हॉरिजॉन्टल, T2 sin θ2 और ये वाला T2 sin θ2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बैलेंस कर देंगे एक दूसरे को. तो ये हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आ गई. अब अगर हम इसी सिचुएशन को, यानी ये जो अभी हमने डिकम्पोजिशन और फोर्सेस का एनालिसिस किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ पिक्चर, यानी वेट ऑफ द पिक्चर हमने लिया, टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन द पिक्चर लिया, तो ये सारा एनालिसिस हमने किसके पर्सपेक्टिव में लिया है, पिक्चर वाली केस को देखते हुए लिया. लेकिन अब अगर हम नेल के ऊपर बात करेंगे, नेल पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं और फिर उनका हम एनालिसिस करें तो देखिएगा कि हमारे पास क्या आ रहा होगा. लेकिन एक बात सेम है कि θ2 ग्रेटर देन θ1 है, जो अभी हम एनालिसिस करेंगे उसमें भी यही होगा. तो जी नेल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिकम्पोजिशन हो गई. ये देखें, नेल की टेंशन फोर्सेस तो उन्होंने दी नहीं थी अवे फ्रॉम द नेल. और ये वाला जो एंगल है ये हमारा अगर θ2 है तो दिस एंगल विल बी 90 - θ2.
और एक चीज़ आपको बता दूं कि साइन ऑफ 90 सॉरी रादर यू कैन से कि कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और इसी तरह साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। तो इसी तरह से यहाँ पर आपके पास ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा ये T2 साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होगा जी। ठीक है, थीटा 2, और ये वाला होगा कंपोनेंट T2 साइन ऑफ 90 माइनस थीटा 2। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी जो वर्टिकल फोर्सेस हैं ऑन द नेल, 2 इंटू T2 साइन ऑफ 90 माइनस थीटा 2 इज़ इक्वल टू R2। ठीक है जी, ये R2 हो गया। तो अब मैं क्या करने लगी हूँ कि इसको मैं सॉल्व कर लूँगी जैसा कि अभी हमने देखा था। तो ये आ जाएगा T इंटू T2 2 इंटू T2 कॉज ऑफ थीटा 2 इज़ इक्वल टू R2। इससे हमें समझ आ जाती है कि R2 जो है वो W के इक्वल है। ठीक हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी R1 W के इक्वल होगा। इसी तरह से सॉल्यूशन करने के बाद तो ये A आंसर है या B आंसर है। ठीक है जी, ये चीज़ हमें क्लियर होगी। अब यहाँ पे आपको याद दिला दूँ कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस कर जाएंगी और सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस का एनालिसिस होगा। अच्छा, अब यहाँ हम एक चीज़ देख सकते हैं कि 2T2 कॉज ऑफ थीटा 2 अगर R2 के इक्वल है, और यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही 2T2 कॉज ऑफ सॉरी यहाँ पे तो थी T1 होगा क्योंकि इस डायग्राम में टेंशन T1 है। ये आ जाएगी जी कॉज ऑफ थीटा 1 इज़ इक्वल टू ये R1 के इक्वल होगा। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर देख लें, ये W वाले के साथ भी आप देख सकते हैं, वैसे आप इसको W के साथ भी, लेकिन चले यूँ भी देख लें। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऊपर नीचे रख के डिवाइड कर दें तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा हमें, ताकि हमें टेंशन के बारे में कुछ पता चल सके। तो 2T2 कॉज ऑफ थीटा 2 इज़ इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई 2T1 कॉज ऑफ थीटा 1 ओवर R1। मैंने इक्वेशन 2 को ऊपर रखा, इक्वेशन 1 को नीचे रखा और डिवाइड कर दिया, और यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, R2 कैंसिल हो गया, और इधर से हमारे पास इक्वेशन आ गई T2 कॉज ऑफ थीटा 2 इज़ इक्वल टू T1 कॉज ऑफ थीटा 1। तो T2 डिवाइडेड बाई T1 इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा 1 डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ थीटा 2। एक बात याद रहे कि थीटा एंड कॉस थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हमें कैसे पता चला? ये इस तरह पता चला कि अगर 0 डिग्री एंगल हो तो कॉज ऑफ 0 1 होता है, और अगर एंगल इंक्रीज़ हो जाए 90 डिग्री हो जाए तो कॉज 90 आपको पता है 0 होता है, यानी डिक्रीज़ हो जाता है। तो उस हिसाब से अभी हमने एनालिसिस यहाँ ये देखें, थीटा 2 लेस है थीटा 1 से, तो कॉज ऑफ थीटा 2 ग्रेटर होगा कॉज ऑफ थीटा 1 से। तो यहाँ पर कॉस थीटा 2 जो है वो ग्रेटर है, सो दैट्स वाई T1 विल ऑल्सो बी ग्रेटर। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट।